हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्किम केमिस्ट्री क्लासेस पर। आज हम स्टार्ट करेंगे मोल कंसेप्ट। अब देखिए, मोल कंसेप्ट जो है स्पेशली आपके स्कूल लेक्चरर के सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आगे जो आपके फिजिकल की और जो यूनिट्स हैं, जैसे स्पेशली सॉल्यूशन की अगर हम बात करें और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें, तो वहां पर आपको अगर मोल कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। तो वो जब हम यूनिट स्टार्ट करें उससे पहले हमें मोल कंसेप्ट आना चाहिए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मोल कंसेप्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, बिल्कुल लिमिटेड पढ़ेंगे, जितना हमें रिक्वायरमेंट है उतना। बहुत ज्यादा पूरी थ्योरी हम नहीं पढ़ेंगे, टू द पॉइंट जितनी हमें रिक्वायरमेंट है सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट की, उतना हम पढ़ेंगे और हमारा काम जो है चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें कि भाई मोल का कंसेप्ट क्या है या मोल की अवधारणा क्या है या मोल है क्या। तो मोल को हम तीन फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, मतलब उसको तीन तरीके से हम परिभाषित कर सकते हैं कि भाई एक मोल होता क्या है। तो वो जो तीन फॉर्म है या तीन पैटर्न आप कह सकते हो, उसमें एक है नंबर ऑफ पार्टिकल से रिलेटेड, एक है वेट से रिलेटेड और एक है वॉल्यूम से रिलेटेड। पार्टिकल वाला कंसेप्ट और वेट वाला कंसेप्ट सब पे लागू हो जाएगा। सब पे मतलब सारी फिजिकल जो आपके स्टेट है कंपाउंड की, चाहे लिक्विड हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे गैस हो। लेकिन जो लास्ट वाला जो कंसेप्ट है वॉल्यूम वाला, वो केवल गैस पर लागू होगा। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें पहले कंपोनेंट की या पहले कंसेप्ट की कि एक मोल जो है वो पार्टिकल के सेंस में कैसे डिफाइन करेंगे, तो ये दे रखा है 1 मोल इक्वल्स टू Na नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब यहाँ पर Na का मतलब है एवोगैड्रो नंबर, अवागाद्रो संख्या। अब अवागाद्रो संख्या की जो वैल्यू है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 6.023 इंटू 10⁻23। इसकी अगर हम देखा जाए यूनिट देखा जाए तो मोल इनवर्स होती है। ठीक है, कोई आपसे पूछ नहीं रहा है, लेकिन मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया। 6.023 इंटू 10⁻23। इसका मतलब क्या हुआ, इसको आप ऐसे समझिए कि एक पेंसिल का पैकेट है। ठीक है, अब आप ये मत कहना कि सर नटराज वाली या अप्सरा वाली, कोई सा भी आप मान सकते हो। एक पेंसिल का पैकेट है। ठीक है, उसमें कितनी पेंसिल है? मैंने कहा 10 पेंसिल है। तो जो पेंसिल है वो एक तरह से हमारे लिए पार्टिकल है, और जो पेंसिल का हमने एक पैकेट हमने फॉर्म कर लिया, मतलब एक पैकेट बना दिया, मतलब वो जो पेंसिल बिखरी हुई थी उसको हमने एक बॉक्स में डाल दिया, पैकेट में डाल दिया, तो वो हमने क्या कहा, ये एक पेंसिल का पैकेट है। तो पेंसिल तो वही पार्टिकल, और वो जो पैकेट है वो हमारे लिए क्या हो गया, मोल। तो एक पैकेट का मतलब एक मोल हो गया, और पेंसिल का मतलब हो गया पार्टिकल्स। तो जैसे आपके एक पैकेट में 10 पेंसिल है, यहां पर आपने पैकेट को कैसे डिफाइन करा, एक पैकेट में 10 पेंसिल। तो यहां पर हमने मोल को कैसे डिफाइन करा, एक मोल में कितने पार्टिकल है, अवागाद्रो संख्या के बराबर पार्टिकल है। अवागाद्रो संख्या कितनी है, 6.023 इंटू 10⁻23। तो अगर आपके पार्टिकल की संख्या इतनी है, कितनी, अवागाद्रो संख्या के बराबर, मतलब वो कितने बराबर है, कितने मोल के बराबर है, एक मोल के बराबर है। इसको मैं ऐसे कहूं कि भाई हमारे पास 10 पेंसिल है तो कितने पैकेट हुए, एक। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि 5 पेंसिल है तो आप क्या कहोगे, आधा पैकेट है। अगर मैं आपसे कहूँ 20 पेंसिल है तो आप क्या कहोगे, 2 पैकेट है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब मैंने एक पैकेट को डिफाइन कर दिया, कैसे डिफाइन करा, 10 पेंसिल से। तो अब अगर आपको पैकेट की संख्या ना देके पेंसिल की संख्या दे रखी है, तो आप उससे पैकेट की संख्या निकाल सकते हो। वे 5 पेंसिल का मतलब आधा पैकेट, 10 पेंसिल का मतलब एक पैकेट, 20 पेंसिल का मतलब 2 पैकेट। तो वहां पर आपने क्या करा, जब आपने डिफाइन कर दिया तो फिर आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो, मतलब नंबर ऑफ पैकेट निकाल सकते हो। तो ये मैंने एक मोल को डिफाइन कर दिया, एक मोल बराबर अवोगाद्रो संख्या के बराबर पार्टिकल। अब अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने इसी कंसेप्ट से, तो उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय अवोगाद्रो संख्या। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि भाई 20 पेंसिल है, तो आप क्या कहोगे, कितनी पैकेट है, आप फट से बोल दोगे 2 पैकेट है। अब आपने कोई फॉर्मूला थोड़ी ना पढ़ा है पेंसिल के पैकेट निकालने का, लेकिन आपने कैसे दिमाग में इमेजिन करा कि एक पैकेट में 10 पेंसिल है तो 20 पेंसिल का मतलब 2 पैकेट। एक्चुअल में फॉर्मूला कैसे आया कि 20 तो आपके पेंसिल की संख्या वो ऊपर आ गई, और एक पैकेट में कितनी होती है, 10, वो नीचे आ गई। तो यहाँ पर हमने क्या करा, पेंसिल की संख्या मतलब पार्टिकल की संख्या, ये ऊपर आ गया, और एक पैकेट में कितनी पेंसिल थी, 10, 10 से डिवाइड करा आपने, तो वहां पर मैंने क्या करा, एक मोल में कितने पार्टिकल है, अवोगाद्रो संख्या के बाद पार्टिकल है। तो ये आपके नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आ जाएगा। अब यहाँ पर मैंने पार्टिकल्स लिखा है, तो पार्टिकल्स का मतलब क्या है कि अगर आप ऐसा एलिमेंट ले रहे हो जो एटॉमिक फॉर्म में है, तो यहाँ पर पार्टिकल एटम हो जाएगा। अगर आप मॉलिक्यूल के फॉर्म में ले रहे हो एलिमेंट को, तो वो आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। लेकिन अगर आप आयन के फॉर्म में ले रहे हो तो नंबर ऑफ आयंस हो जाएगा। डिपेंड करेगा कंडीशन पे। ठीक है, बेसिकली हम जो है सबसे कॉमन मॉलिक्यूल पे अप्लाई करते हैं,
तो यहाँ पर आप पार्टिकल्स की जगह मॉलिक्यूल कह सकते हो, लेकिन आपको पार्टिकल पे रिजिड रहना है। क्यों? क्योंकि अगर मैं एटम की संख्या पूछूंगा तो एलिमेंट एटॉमिक फॉर्म में है तब तो एटम आएगा, लेकिन अगर मॉलिक्यूल फॉर्म में है तो फिर वो मॉलिक्यूल की संख्या आएगी। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि मैंने आपसे कहा कि भाई एवोगैड्रो संख्या के बराबर कार्बन एटम है, ठीक है, तो कितने मोल होंगे? तो आप क्या कहोगे कि भाई n बराबर कितने, मैंने बताया पार्टिकल Na और डिवाइडेड भी Na करना है, तो इसकी संख्या आ जाएगी 1। अब मैंने आपसे क्या कहा कि एवोगैड्रो संख्या के बराबर ऑक्सीजन एटम है, तो बताओ ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल है, गैस है, उसके मोल कितने होंगे? ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया, इसको मैं उल्टा भी पूछ सकता था, कैसे भी आप समझ लो कि भाई मोल देके एटम पूछ लेता या एटम देके मोल पूछ लिया। अब प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर ये कह रहा है कि ऑक्सीजन एटम है, स्पेशली मेंशन कर दिया इसने कि भाई एवोगैड्रो संख्या के बराबर ऑक्सीजन एटम है, मॉलिक्यूल नहीं है। तो सबसे पहले तो मुझे मॉलिक्यूल की संख्या निकालनी पड़ेगी। अब एक मॉलिक्यूल जो है आपके, उसमें कितने एटम है? 2 ऑक्सीजन एटम है, ठीक है, तो इसका मतलब जितने एटम है मॉलिक्यूल की संख्या उससे हाफ हो जाएगी। मॉलिक्यूल को जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी? हाफ, क्योंकि एक ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल है उसमें 2 ऑक्सीजन एटम है। तो ऑक्सीजन एटम और मॉलिक्यूल की जब मैं संख्या कंपेयर करूंगा तो 2 एटम का एक मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल की संख्या एटम की संख्या से हाफ आएगी। तो यहां पर आपके ये हो जाएगा ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल है उसकी संख्या आ जाएगी Na/2। क्या आ जाएगी? Na/2। तो अब मुझे ऑक्सीजन गैस के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो इसमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की संख्या कितनी है? Na/2 इंटू 1/Na, तो ये आ जाएगा 1/2। तो कहने का मतलब ये है कि जब मैं मॉलिक्यूल की कह रहा हूं, या इसको मैं उल्टा कर देता हूं, क्वेश्चन को मैंने क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया। मैंने कहा 1 मोल या मैंने कहा हाफ मोल ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, तो अब आप बताओ कि भाई ऑक्सीजन के एटम कितने होंगे? तो अब मैंने क्या कहा? हाफ मोल ऑक्सीजन गैस है, तो मतलब यहाँ पर पार्टिकल क्या है? मॉलिक्यूल। तो हाफ मोल ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स जब आप निकालोगे तो नंबर ऑफ मोल्स क्या है? पार्टिकल की संख्या। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं, तो यहाँ पर मैंने कहा नंबर ऑफ मोल्स तो हो गया हाफ, ठीक है, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स मुझे निकालने हैं, तो मैंने इसको लिख दिया नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय Na। अब यहां पर Na तो फिक्स है, कांस्टेंट है, तो मैंने Na कह दिया। तो अब यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आ गए? Na/2। तो यहां में मैंने क्या कहा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब यहां पर पार्टिकल्स का मतलब वो जिस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है वो है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिख देता हूं पार्टिकल्स की जगह, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल्स टू Na/2। ये आपके मॉलिक्यूल की संख्या आ गई। अब अगर मुझे नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं ऑक्सीजन के केस में, नंबर ऑफ एटम्स, तो उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा? उसकी जो एटॉमिसिटी है उससे उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। भाई मॉलिक्यूल एक है, तो एक मॉलिक्यूल में कितने हैं? 2 एटम है, तो 2 मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे? 4, 3 में कितने हो जाएंगे? 6। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ? उसको मॉलिक्यूल की संख्या को उसकी एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल की संख्या कितनी है? Na/2 इंटू 2, तो ये आ जाएगा Na। तो कहने का मतलब ये है कि जब मैंने पार्टिकल लिखा है, इसका मतलब जिस फॉर्म में वो दे रखा है उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना है, और उसके बाद भी अगर वो एटम कह दे तो पहले आपको मॉलिक्यूल को सॉल्व करना है। मॉलिक्यूल सॉल्व हो जाए उसके बाद एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है उसको उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, और फिर भी समझ में नहीं आया तो हम इससे रिलेटेड जब MCQ करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो वहां पर आपको और क्लियर हो जाएगा जबकि भाई किस टाइप से आपको सॉल्व करना है। तो ये तो हो गई पार्टिकल की बात। तो एक मोल का मतलब एवोगैड्रो संख्या के बराबर पार्टिकल, और नंबर ऑफ मोल्स मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय Na। अब आपको मोल दे रखे नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो संख्या। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। सेकंड कंसेप्ट की बात करें तो ये वेट का कंसेप्ट है, और सबसे इंपॉर्टेंट यही है हमारे लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो काम आएगा आपके सॉल्यूशन वाले यूनिट में कंसंट्रेशन निकालने के लिए वो यही वाला आएगा। तो यहाँ पर हम बेसिकली मॉलिक्यूल के फॉर्म में मान के चल रहे हैं, एटम के फॉर्म में नहीं मान रहे। अगर एटम भी मानेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मॉलिक्यूल मानेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट आएगा, एटम मानेंगे तो एटॉमिक वेट आ जाएगा, बस इतना ही फर्क है और कोई खास फर्क नहीं है। क्योंकि बेसिकली जो हमारे प्रैक्टिस में आएगा वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में आएगा, तो इसको हम मॉलिक्यूलर वेट के फॉर्म में ही मान रहे हैं, मॉलिक्यूल के फॉर्म में ही मान रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट होगा तो उसका फॉर्मूला आ जाएगा कंपाउंड का, 1 मोल बराबर मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम। अब देखिए यहाँ पर आप इसको ऐसे समझिए, अगर मैं आपसे कहूं कि एक हाइड्रोजन एटम का वेट कितना है, तो आप कहोगे 1।
या मैं कहूं एक कार्बन एटम का वेट कितना है तो आप कहोगे 12। अब जब मैं एक एटम की बात करता हूं तो आप उसका वेट तो बता देते हो, लेकिन उसकी यूनिट ग्राम नहीं होती। इसका मतलब क्या हुआ कि एक हाइड्रोजन एटम का वेट 1 है और एक कार्बन का एटम वेट, एक कार्बन के एटम का वेट 12 है, लेकिन ये आपके ग्राम में नहीं है, ये एक्चुअल में है एएमयू में। किसमें है? एएमयू। और एएमयू का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। अब देखिए एटॉमिक मास यूनिट क्या है, ये मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताया था, वापस से रिपीट कर देता हूँ। देखिए एक एएमयू जो है उसको हमने कैसे डिफाइन कर रखा है, पहले जो है वो हाइड्रोजन हम रेफरेंस लेते थे कि एक हाइड्रोजन एटम का जो मास है वो एक एएमयू के बराबर है, लेकिन अब हमने रेफरेंस चेंज कर दिया है। एक कार्बन 12 जो एटम है उसका जो 12वां हिस्सा है उसके वेट का वो एक एएमयू के बराबर होता है। तो अब यहाँ पर जो एक एटम है उसका जो आप जो जितने भी एटॉमिक वेट याद करते हो कि हाइड्रोजन का 1 है, कार्बन का 12 है, ईटीसी, वो आपके यूनिट होती है एएमयू में। अब जब मुझे मोल डिफाइन करना है तो वो मैं कैसे डिफाइन करूं? वेट में। तो सीधी सी बात यह है कि 1 मोल बराबर मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम। अब मैं इसी यूनिट को अगर चेंज कर दूं, जैसे मैंने कहा कि हाइड्रोजन एटम जो है वो उसका वेट है 1 एएमयू, तो 1 एएमयू जो है वो एक एटम का वेट है। अगर मैं 1 ग्राम कर दूं तो 1 मोल हाइड्रोजन एटम का वेट हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो एटॉमिक वेट की बात हो गई। अब मैंने कहा मॉलिक्यूल की बात कर लेता हूं, मैंने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लिया। अब एक्चुअल में देखा जाए तो हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वो गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, और गैस जो है वो H2 के फॉर्म में है। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं कि ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो है 2 एमयू। ठीक है, अब ये 2 एमयू अगर वेट है इसका मतलब वो एक मॉलिक्यूल है। अगर मैं कह दूं कि हाइड्रोजन का जो वेट है वो 2 ग्राम है, इसका मतलब हो जाएगा 1 मोल हाइड्रोजन गैस। तो कहने का मतलब क्या, अब या मैं एक और लिख देता हूं, कार्बन का वेट अगर 12 ग्राम है इसका मतलब 1 मोल कार्बन एटम प्रेजेंट है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपके जो वेट दे रखा है, एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट, वो एएमयू में दे रखा है, मतलब वो एक एटम या एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है। जैसे हाइड्रोजन एटम कह रहा हूं मैं यहाँ पर क्योंकि एटम लिखा हुआ है, तो उसका वेट है 1 एएमयू एक एटम का। कार्बन एटम लिखा हुआ है तो उसका वेट है 12 एएमयू। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है एक, तो उसका वेट है 2 एमयू। अब अगर मैं कहूं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अगर 1 मोल दे रखा है तो उसका वेट कितना हो जाएगा? 2 ग्राम। कार्बन जो एटम है वो 1 मोल दे रखा है तो उसका वेट कितना हो जाएगा? 12 ग्राम। तो कहने का मतलब है कि जो आपके एटॉमिक मास यूनिट में जो उसका वेट आता है, एटॉमिक वेट का हो या मॉलिक्यूलर वेट का हो, अगर उसी को मैं ग्राम में कन्वर्ट कर दूं तो वो फिर वो 1 मोल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये एक एटम की बात हो रही है, एक एटम या एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है, और ये एक मोल की बात हो रही है। तो जब यूनिट ग्राम में आ जाए तो फिर वो मोल को बताएगा। तो आपने सीधा सीधा क्या लिखा? 1 मोल बराबर मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम। अब मैंने मॉलिक्यूलर वेट क्यों लिखा यहाँ पर? क्योंकि बेसिकली कई बार क्या होगा, जब आपके क्वेश्चन आएगा, चाहे वो इलेक्ट्रो में हो चाहे सॉल्यूशन में हो, जब वो किसी एलिमेंट का केवल नाम देता है तो आपको फिर ये नहीं मानना है कि वो किस फॉर्म में है, आपको ये देखना है कि नेचर में वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे मान लीजिए वो कहता है कि हाइड्रोजन गैस, अब हाइड्रोजन गैस दे रखा है, इसका मतलब वो इसकी बात नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसकी बात नहीं कर रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, वो इसके फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो वहां पर फिर आपको बाय डिफॉल्ट उसको जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है उसी के फॉर्म में मान के चलना है। मतलब हाइड्रोजन गैस का मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात हो रही है, हाइड्रोजन एटम की बात नहीं हो रही। इस चीज का आप थोड़ा ध्यान रखना। बाकी जब हम क्वेश्चन देखेंगे, कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो और क्लियर हो जाएगा। तो जब वो कोई एलिमेंट का नाम लेगा क्वेश्चन में, तो आपको देखना है कि वो नेचुरली किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो खास करके जब गैस की बात होगी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, तो वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में बात हो रही है, तो आपको फिर मॉलिक्यूलर वेट ही लेना है। बात समझ में आ गई? तो अगर मेरा 2 ग्राम हाइड्रोजन, तो आपको क्या करना है? 1 मोल हाइड्रोजन गैस। 1 मोल हाइड्रोजन गैस का मतलब H2। कार्बन की बात हो रही है तो वो आपके कार्बन सिंपल C हो जाएगा, 12 ग्राम का मतलब 1 मोल। तो 1 मोल का मतलब वेट, मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम। अब एटम है तो एटॉमिक वेट हो जाएगा, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। क्लियर? ये हो गया। अब आप इसको देखो कि आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो आप ऐसे समझ लो कि जो एक पेंसिल का बॉक्स था उसका वेट मैंने कहा मान लो 100 ग्राम है। क्या है? 100 ग्राम। भाई अभी मैंने क्या कहा, एक पेंसिल के बॉक्स में 10 पेंसिल है, तो मैंने उसको नंबर ऑफ पेंसिल से डिफाइन कर दिया। अब मैंने कहा वो जो एक पेंसिल का बॉक्स है उसका वेट है 100 ग्राम। तो अब मैंने उसको किससे डिफाइन कर दिया? वेट से डिफाइन कर दिया। अब मुझे नंबर ऑफ बॉक्स निकालने हैं। अब मैंने क्या कहा कि मेरे पास जो पेंसिल है टोटल उसका वेट है 1 किलोग्राम। तो आप बताओ कि कितने बॉक्स होंगे? तो आप क्या करोगे, 1 किलोग्राम
ऊपर रखोगे और नीचे उसको क्या करोगे, एक बॉक्स के वेट से डिवाइड करोगे। तो एक बॉक्स का वेट कितना था 100, तो आपने 100 ग्राम से डिवाइड कर दिया, तो 1000 डिवाइडेड बाय 100, तो आप क्या कहोगे 10 पेंसिल के बॉक्स है। तो कहने का मतलब है, जब मैंने क्या कहा, एक से डिफाइन करा, एक बॉक्स का वेट है 10 ग्राम, तो टोटल बॉक्स कितने होंगे, तो आपने क्या करा, टोटल वेट जो दे रखा है वो ऊपर और एक पेंसिल का बॉक्स नीचे। तो सीधी सी बात यह है कि जब भी आपको नंबर निकालने होते हैं तो आप क्या करते हो, जो गिवन डेटा है वो ऊपर और जो रेफरेंस डेटा है जो एक के लिए काम आता है वो नीचे। तो हमने क्या करा, एक मोल बराबर Na पार्टिकल है, मतलब ये रेफरेंस डेटा हो गया, तो जो गिवन डेटा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऊपर और Na नीचे। एक मोल का मतलब मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम, तो जो गिवन डेटा है वेट इन ग्राम ऊपर और नीचे मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर आपके आ जाएगा वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, अब यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम का मतलब ये है कि जब आपके वेट इन ग्राम जो है, नॉर्मल जो वेट है वो किसके बराबर हो जाए, मॉलिक्यूलर वेट के बराबर। लेकिन कौन सी यूनिट में, ग्राम के बराबर। इसका मतलब ये नहीं कि मॉलिक्यूलर वेट को हम ग्राम में मेजर करते हैं, इसका सीधा सा मतलब ये कि जो टोटल वेट है वेट इन ग्राम वो किसके बराबर हो जाए, मॉलिक्यूलर वेट के बराबर हो जाए। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, वेट इन ग्राम पर मॉलिक्यूलर वेट। सबसे ज्यादा जो काम में फॉर्मूला आएगा आपके सॉल्यूशन में वो यही वाला आने वाला है। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि बेसिकली जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो इस फॉर्मूले के लिए पढ़ा रहा हूँ, सबसे ज्यादा यही काम आएगा। तो आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने तो आप निकाल सकते हो, या फिर मैं इसका उल्टा भी कर सकता हूँ कि भाई आपके नंबर ऑफ मोल्स दे दूं फिर कहूँ कि बताओ वेट इन ग्राम कितना होगा, तो वैसे भी हम निकाल सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा, सिंपल समझने के लिए कह देते हैं कि भाई मैंने कहा कार्बन है 24 ग्राम दे रखा है, कितना दे रखा है 24 ग्राम, तो बताओ नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या है, वेट इन ग्राम कितना दे रखा है 24, और अब क्योंकि कार्बन मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर नहीं रहा है, एटम के फॉर्म में कर रहा है, तो एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा 12। तो आप क्या कहेंगे 2 ग्राम, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 2। अब यहां पर मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं, मैंने कहा हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, मैंने कहा कि कितने ग्राम है, 6 ग्राम है। हाइड्रोजन गैस का है, मैंने ये लिखा नहीं H2, उसने हाइड्रोजन गैस कह दिया, तो बाय डिफॉल्ट हाइड्रोजन गैस का मतलब H2 की बात हो रही है। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, वेट इन ग्राम 6 दे रखा है अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है H2, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा 2, हाइड्रोजन एटम का वेट होता है 1, तो ये कितना आ जाएगा 3, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब इसका उल्टा कर देते हैं, उल्टा क्या करते हैं कि भाई किसी ने मुझे कहा कि ऑक्सीजन गैस है और इसके हाफ मोल प्रेजेंट है, कितने मोल है, हाफ मोल। ऑक्सीजन गैस है और हाफ मोल प्रेजेंट है, बताओ इसका वेट कितना होगा। तो सीधे सा फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स का, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, n इक्वल्स टू वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो नंबर ऑफ मोल्स मुझे दे रखा है तो मैंने लिख दिया, नंबर ऑफ मोल्स दे रखा है। अब वेट इन ग्राम कितना है वो मुझे निकालना है, तो मैंने W लिख दिया अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब एक ऑक्सीजन एटम का वेट होता है 16, तो 16 टू 32, 32 आ जाएगा। अब मुझे W को सॉल्व करना है, तो W को जब आप सॉल्व करोगे मैथमेटिकली, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो W एक साइड रह जाएगा, ये यहाँ चले जाएगा ऊपर और 2 नीचे रह जाएगा वैसे वैसे, तो 32 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 16 ग्राम। बात समझ आ रही है? तो जब उसने कहा कि भाई ऑक्सीजन गैस है और हाफ मोल है तो उसका वेट कितना होगा 16 ग्राम। अब अगर आपने गलती से उसको ऑक्सीजन एटम कंसिडर कर लिया तो फिर आपकी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी, फिर आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, गलत। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई हाफ मोल है किसके, ऑक्सीजन एटम के तो नहीं है। अगर वो कह रहा है ऑक्सीजन गैस मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के हैं, तो उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। तो जब आप सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ोगे वहां पर कंसंट्रेशन जब आप निकालोगे तो यही फॉर्मूले काम आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं और अगर नंबर ऑफ मोल्स गिवन है तो वेट कैसे निकालते हैं, ये दो चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। तो ये आपके इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है लास्ट जो पैटर्न है वो है वॉल्यूम वाला। अब ये केवल गैस पे लागू होगा। तो यहां पर इसने क्या करा, डिफाइन करा, क्या करा, डिफाइन करा। कैसे डिफाइन करा, एक मोल को डिफाइन करा। तो इसने सीधा सा ये कहा कि एक मोल जो गैस है, आप देखिए इसमें एक चीज और है, ये जो कंसेप्ट है इसके लिए एक जो रेफरेंस डेटा है वो कॉमन है। कॉमन का मतलब सबके लिए एक है। एक मोल का मतलब एवोगैड्रो संख्या के बराबर पार्टिकल। अब वो चाहे कोई सा ही एलिमेंट हो, कोई सा कंपाउंड हो, वो फिक्स है एवोगैड्रो संख्या। और यहां पर भी आपके चाहे कोई सी गैस हो, क्योंकि गैस के लिए लागू हो रहा है, उसके लिए वैल्यू कितनी है 22.4 लीटर। अब चाहे कोई सी गैस हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे सल्फर डाइऑक्साइड हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां पर इस वाले में थोड़ा वेरिएशन है। वेरिएशन क्या है, मॉलिक्यूलर वेट कहा हमने। अब हालांकि मॉलिक्यूलर वेट अपने आप में स्पेसिफिक है, लेकिन जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो सबके लिए अलग अलग आएगी। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट अलग है, ऑक्सीजन का अलग है, लेकिन जब इधर बात कर रहे हैं तो इधर जो रेफरेंस रेट है वो फिक्स है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस था, मैंने बता दिया। अब यहाँ पर एक मोल को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, 22.4 लीटर ऑफ गैस, मतलब एक मोल गैस का वॉल्यूम कितना है 22.4 लीटर। लेकिन हमेशा वो ऐसा जरूरी नहीं है, कंडीशन दे रखी है
कंडीशन क्या है, एस टी पी। अब एस टी पी क्या होती है, एस टी पी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एस टी पी का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर होता क्या है, तो अगर टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो और 273.15 केल्विन, तो वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। और स्टैंडर्ड प्रेशर कितना है, स्टैंडर्ड प्रेशर है 1 बार, और 1 बार जो है उसको आप लिख सकते हो और 0.987, जहां तक मुझे ध्यान है यही होना चाहिए, एटमॉस्फेयर। तो कई बार क्या होता है कि भाई 1 बार की जगह 1 एटमॉस्फेयर भी लिखा होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी में जाने की जरूरत नहीं है, मैंने केवल नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ। कई बार क्या होता है, एसटीपी की जगह एनटीपी लिखा होता है। एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो एनटीपी में टेम्परेचर कितना होता है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और अगर आप 20 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में लिखोगे तो हो जाएगा 293.15 केल्विन। और प्रेशर जो होगा वो आपके हो जाएगा 1 एटमॉस्फेयर। तो देखा जाए तो 1 बार और 1 एटमॉस्फेयर में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो अब होता क्या है कि कई बार जब आरपीएससी क्वेश्चन देती है, न्यूमेरिकल देती है, हालांकि बहुत ज्यादा तो नहीं आएगा, लेकिन जब वो लिखती है तो वो रैंडमली कुछ भी लिख देती है। वो चाहे तो एसटीपी लिख देती है, चाहे तो एनटीपी लिख देती है। तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि भाई एनटीपी पूछा है या एसटीपी पूछा है, क्या है, भावना को समझो, ठीक है। भावना क्या कह रही है कि भाई 22.4 लीटर वॉल्यूम है। अब वो एनटीपी लिख दिया, एसटीपी लिख दिया, उसमें आपको नहीं जाना, क्योंकि अगर आप टेक्निकलिटी में जाएंगे तो एसटीपी पे 22.4 है, लेकिन एनटीपी पे थोड़ा ज्यादा होता है। अब कितना होता है मैंने आपको नहीं बताऊंगा, क्यों, क्योंकि फिर आप दो डेटा याद कर लोगे। और कई बुक्स आप देखोगे तो ये 22.4 भी नहीं है, कई बुक्स क्या कहते हैं कुछ और है, लेकिन मैक्सिमम जब न्यूमेरिकल अब आपके आएगा यही डेटा चल रहा है। तो इसमें हम विवाद में नहीं जाएंगे, सीधी सी बात है 22.4। क्लियर। तो ये आपको थोड़ा आइडिया के लिए मैंने बता दिया। अब आप तो ध्यान ये रखना है 22.4 लीटर है वॉल्यूम किसका, 1 मोल गैस का, वो चाहे कोई सी भी गैस हो। क्लियर। अब यहां पर आप क्या कर सकते हो, ये हमने कह दिया 1 मोल का जो डेटा है स्टैंडर्ड वो है 22.4 लीटर। अब मुझे क्या है, वॉल्यूम दे रखा है गैस का और नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। कैसे निकालूं मैं, सीधी सी बात है, जो वॉल्यूम दे रखा है वो ऊपर और स्टैंडर्ड डेटा नीचे। नंबर ऑफ मोल्स क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर, एलटी का मतलब लीटर, आप समझ लो, चाहो तो एल लिख दो, एट एसटीपी। अब एसटीपी नहीं है, एनटीपी है, तो भी चला लेना, कोई बात नहीं, कभी कभी काम चलाना पड़ता है। अपॉन क्या है 22.4 लीटर। तो अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो वॉल्यूम जो दे रखा है वो ऊपर आपके आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 22.4 लीटर। अब वो कई बार क्या करता है, यूनिट कन्वर्जन कर देता है। वो आपको वॉल्यूम किस में दे देगा, एमएल में दे देगा या सेंटीमीटर क्यूब में दे देगा। तो वहां पर आपको यूनिट कन्वर्जन करना आना चाहिए। 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, और 1000 ml का मतलब एक आपके ml जो होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो ये आपके आ जाएगा फॉर्मूला। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि मान लो आपको नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं और गैस का वॉल्यूम निकालना है, तो बात वही हो गई, नंबर ऑफ मोल्स दे रखे तो वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इंटू 22.4 लीटर, सीधी सी बात है। अगर 1 मोल दे रखा है तो 22.4, अगर आधा मोल दे रखा है तो 22.4 इंटू हाफ हो जाएगा। सिंपल है। तो यहाँ पर आपको क्या है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो आप सीधे सीधे से ये 3 फॉर्मूले से निकाल सकते हो। और या फिर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल्स टू एवोगैड्रो संख्या इंटू एन, नंबर ऑफ मोल्स। अगर आपको वेट निकालना है तो वेट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू 22.4 लीटर। अब ध्यान ये रखना, कई बार क्या होता है वो एटम और मॉलिक्यूल में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अगर मैं कह रहा हूँ गैस, तो फिर वो गैस की जो आपके फॉर्मूला है उसी की बात हो रही है। अगर वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछता है तो जो पार्टिकल जिस फॉर्म में उसी फॉर्म में देना है। अगर वो एटम पूछता है तो एटम के फॉर्म में देना है। तो वो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपके और क्लियर हो जाएगा। अब जैसे हमने नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूलर वेट का कंसेप्ट पढ़ा, उसी के पैरेलल अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट वेट का कंसेप्ट होता है। अब इक्विवेलेंट वेट का और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के कंसेप्ट की हमें जरूरत क्यों पड़ी, ये हम बाद में देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि भाई इक्विवेलेंट वेट होता क्या है। तो इक्विवेलेंट वेट जो है हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एक तो थ्योरेटिकल डेफिनेशन है और एक आपके फिर फॉर्मूला है। ठीक है, थ्योरेटिकल डेफिनेशन क्या है कि अगर कोई एक एलिमेंट हाइड्रोजन के 1 ग्राम से, अब हाइड्रोजन गैस कहो या एटम कहो एक ही बात है, ऑक्सीजन के 8 ग्राम से, क्लोरीन के 35.5 ग्राम से और सिल्वर के 108 ग्राम से अभिक्रिया कर रहा है, तो वो कितना है, वो उसके जो वेट है वो इक्विवेलेंट वेट के बराबर है। वापस से रिपीट कर रहा हूं कि अगर कोई एलिमेंट
हाइड्रोजन के 1 ग्राम से अभिक्रिया कर रहा है, तो जितने वेट उसका रिएक्शन कर रहा है हाइड्रोजन के 1 ग्राम से, वो उसका तुल्यांकी भार है। ऑक्सीजन के 8 ग्राम से जितना उसका वेट रिएक्शन कर रहा है वो उसका तुल्यांकी भार है। रेफरेंस ले रहे हैं, अब आप इसमें से कोई सा भी एक रेफरेंस ले सकते हो। हाइड्रोजन का 1 ग्राम हो गया, ऑक्सीजन का 8 हो गया, क्लोरीन का 35.5 हो गया, सिल्वर का 108 हो गया। इसको मैं एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कार्बन है और वो हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, और ये बना रहा है मीथेन, ठीक है। एक चीज और है कि इक्विवेलेंट वेट हमेशा फिक्स हो ऐसा जरूरी नहीं है, कंडीशन पे डिपेंड करता है। मॉलिक्यूलर वेट फिक्स होता है, मॉलिक्यूलर वेट निकालने का तरीका अलग है, इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका अलग है। अब ये मैंने रिएक्शन लिख दी, अब आप देखेंगे रिएक्शन बैलेंस है क्या? रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ क्या लिख दिया 2। क्लियर है? अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व कैसे करोगे? अब यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ कि कार्बन का एटॉमिक वेट कितना है 12, हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो उसका वेट कितना है 2, और मीथेन जो है उसका वेट कितना है 16, ठीक है। अब अगर मैं इसको ग्राम में लूँ, ये तो मैंने आपको एटॉमिक वेट बता दिया, मॉलिक्यूलर वेट बता दिया, अब अगर मैं इसको ग्राम में लूँ तो मैंने क्या माना कि भाई हाइड्रोजन जो गैस है 2 मोल है, तो मैं इसको 2 मोल ही मान लेता हूँ कि भाई मैंने कहा कि ये इसी अमाउंट में है। तो हाइड्रोजन जो 1 मोल है भाई उसका जो वेट है उसको मैं ग्राम में कन्वर्ट कर दूंगा, तो 1 मोल हाइड्रोजन गैस का वेट कितना है 2 ग्राम, तो 2 मोल का कितना हो जाएगा 4 ग्राम, तो मैंने इसको कह दिया 4 ग्राम है ये, ठीक है। अब ये अगर 2 मोल है तो स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग कार्बन कितने मोल होना चाहिए 1 मोल, 1 मोल का मतलब कितना हो जाएगा 12 ग्राम, और स्टोइकोमेट्रिक रेशियो के अकॉर्डिंग ये भी क्या आएगा 1 मोल आएगा, 1 मोल का मतलब कितना आ जाएगा 16 ग्राम। अब मॉलिक्यूलर वेट निकालना कुछ नहीं है, जो एटम दे रखे हैं, जितने एटम दे रखे हैं उनका सबका वेट टोटल कर लो। कार्बन का वेट कितना होता है, सॉरी हाँ, कार्बन का कितना होता है 12, 12 जोड़ लिया मैंने। हाइड्रोजन का एटम का वेट कितना है 1, कितने एटम है 4, तो चारों का वेट कितना हो जाएगा 4, 12 और 4 16, ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो मैंने क्या कहा कि हाइड्रोजन के 1 ग्राम दूसरे एलिमेंट के कितने ग्राम से रिएक्शन कर रहा है वो उसका तुल्यांकी भार होगा। तो अब इसको आप ऐसे समझो कि हाइड्रोजन जो है, इसको आप चाहे इस फॉर्म में लिखो चाहे किसी फॉर्म में लिखो, हाइड्रोजन का जो 4 ग्राम है वो कार्बन के कितने से रिएक्शन कर रहा है 12 ग्राम से। हाइड्रोजन का 4 ग्राम कार्बन के 12 ग्राम से रिएक्शन कर रहा है, तो हाइड्रोजन का 1 ग्राम कार्बन के कितने से रिएक्शन करेगा भाई 4 12 से कर रहा है, तो एक कितने से करेगा 12/4, एक कितने से करेगा 12/4, मतलब 4 ग्राम 12 से कर रहा है तो 1 ग्राम कितने से करेगा 3 से। तो अब आप देखो हाइड्रोजन के 1 ग्राम ने 3 से करी, फिर दूसरे ग्राम ने 3 से करी, तीसरे ग्राम ने 3 से करी, चौथे ग्राम ने 3 से करी, मतलब 4 ग्राम तो ये हो गया और 3 चौक 12 ये हो गया। क्लियर? तो यहाँ पर ये इसका तुल्यांकी भार हो गया एक तरीके से समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये क्या हो गया इसका तुल्यांकी भार हो गया। बात समझ में आ रही है? तो आपको तुल्यांकी भार निकालना है, तो ये तो थ्योरेटिकल है, हालांकि क्या है एक एलिमेंट का तुल्यांकी भार हालांकि आता नहीं है, पूछता भी नहीं है, न्यूमेरिकल में भी नहीं आता, तो ये समझाने के लिए बता दिया एज ए डेफिनेशन, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है। हाँ, एक चीज ध्यान रखनी है कि हाइड्रोजन का जो तुल्यांकी भार है वो 1 है। अब कई बार क्या है आप कंफ्यूज हो सकते हो कि भाई तुल्यांकी भार एटम का है मॉलिक्यूल का है, वो आप जिस फॉर्म में उसी फॉर्म में समझिए, मॉलिक्यूल ही समझिए आप, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि एग्जिस्ट तो वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में कर रहा है। अब मैं आपसे कहूँ कि ऑक्सीजन गैस है, उसका तुल्यांकी भार कितना होगा, तो अब आपके दिमाग में ये आ सकता है कि भाई एटम का तो तुल्यांकी भार 8 है, मॉलिक्यूल का 16 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होगा तो भी उसका तुल्यांकी भार 8 ही होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलिए अब ये इसको मैं एग्जांपल और ले लेता हूँ, चलो ऑक्सीजन का समझने के लिए। तुल्यांकी भार हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव H2, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मैंने क्या करा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपके 2 हो जाएगा और ये आपके 2 हो जाएगा। अब हाइड्रोजन को ही रेफरेंस मान रहा हूँ मैं, ऑक्सीजन का तो मेरे को पता है लेकिन फिर भी मैंने रेफरेंस की हाइड्रोजन मान लिया। तो अब मैंने कहा कि ये 2 मोल है तो इसका वेट कितना हो गया 4 ग्राम, और ये आपके जो बना कितना बन गया 16 और 2 18, 18 दूनी 36, 36 ग्राम। तो ऑक्सीजन का कितना ग्राम हो गया 1 मोल माने तो 16 दूनी 32। ये तो आपको पता है कि स्टोइकोमेट्रिक रेशियो है, ये 2 मोल दिख रहा है 4 ग्राम, ये 1 मोल दिख रहा है 32 ग्राम, और ये 2 मोल दिख रहा है 36 ग्राम। तो आप इसको टोटल करेंगे तो ये आपके 36 आ गया, मतलब इधर जो वेट है वो उसका टोटल वेट इधर है। अब डेफिनेशन क्या थी कि भाई एक हाइड्रोजन का जो है 4 ग्राम जो है वो ऑक्सीजन के कितने ग्राम से रिएक्शन कर रहा है 36 ग्राम से, तो हाइड्रोजन का 1 ग्राम कितने से करेगा, तो आप क्या करोगे 36 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। सॉरी ऑक्सीजन का 32 है, 36 नहीं है, मैं ये सोचूं कि गलत कैसे आ रहा है, ठीक है। ये 32 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 32/4, तो ये आ जाएगा 8,
अब मैं देखो 9 कैसे आ रहा है, ऑक्सीजन का 8 आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन का जो तुल्यांकीय भार है, अब आप ये मत सोचना कि भाई एटम में 8 है और मॉलिक्यूल में कुछ और है, मॉलिक्यूल भी आप लोगे तो 8 ही आएगा। तो ये स्टैंडर्ड डेटा है, हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 8 है, बाकी क्लोरीन और सिल्वर का मैंने बता दिया। तो ये तो आपकी हो गए एलिमेंटल फॉर्म में। अब जो आपको प्रैक्टिस में लेने हैं, जो आपको एक्चुअल में काम में लेने फॉर्मूले, वो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई अगर मॉलिक्यूल दे रखा है या कुछ इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है तो उस केस में फिर आप कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट जो है सिंपल सा आपको ध्यान रखना, मॉलिक्यूलर वेट निकालो पहले तो, और उसके बाद उसको उसकी वैलेंसी से डिवाइड कर दो। अब क्या है ये वैलेंसी का कंसेप्ट बता देता हूँ मैं आपको। ये आपके स्टैंडर्ड थ्योरेटिकल डेफिनेशन थी, बहुत ज्यादा काम नहीं आ रही है, समझाने के लिए बता दी। अब यहाँ पर आपने क्या कहा, इक्विवेलेंट वेट आपको निकालना है। तो इक्विवेलेंट वेट का सिंपल सा फॉर्मूला है, ये मैंने कहा इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। सबसे सिंपल फॉर्मूला और कॉमन फॉर्मूला है, सब पे लागू हो जाएगा। इक्विवेलेंट वेट क्या है कि मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। इसका मतलब एक तो चीज क्लियर हो गई, यहां लिख देता हूं कि जो इक्विवेलेंट वेट आएगा, जो इक्विवेलेंट वेट आएगा उसकी वैल्यू जो है, अगर मान लो मैंने कहा वैलेंसी 1 है तो मॉलिक्यूलर वेट के बराबर आ जाएगा। तो मैं लिख देता हूं कि इक्विवेलेंट वेट क्या हो सकता है, मॉलिक्यूलर वेट के बराबर हो सकता है। अगर मान लो मैंने वैलेंसी 2 कर दी तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, तो इक्विवेलेंट वेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉलिक्यूलर वेट से कम हो जाएगी। तो मैं लिख सकता हूं इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट से कम हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। लेकिन अगर मैं चाहूं वैलेंसी की वैल्यू कम रखना, 1 से कम तो कर नहीं सकता, कम से कम एक वैलेंसी तो होगी, तो इक्विवेलेंट वेट जो है कभी भी मॉलिक्यूलर वेट से ज्यादा नहीं आ सकता, यह आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब इक्विवेलेंट वेट की वैल्यू या तो मॉलिक्यूलर वेट के बराबर आएगी या उससे क्या आएगी, कम आएगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर क्या है, अलग अलग केस है। अलग अलग केस क्या है, पहला केस क्या है, एसिड की बात करें तो एसिड के केस में क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। एसिड के केस में बेसिसिटी होती है, एसिड के केस में क्या होती है, बेसिसिटी। ठीक है, अब बेसिसिटी का सिंपल सा मतलब ये है कि कोई एसिड है तो वो कितने H+ दे रहा है, इसका मतलब सिंपल सा ही है। तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। इसका मतलब मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ H+, कि भाई एसिड का जो फॉर्मूला है वो कितने H+ दे रहा है, सिंपल सी लैंग्वेज में। ठीक है, दूसरे केस में मैंने कहा बेस है, तो बेस के केस में इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, तो बेस के केस में इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एसिडिटी। अब एसिडिटी का सीधा सा मतलब है OH- कितने देगा, तो ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ OH-, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ OH-। सिंपल सा है बिल्कुल। तो यहाँ पर अब H+ कितने दे रहा है वो एक्चुअली में उसकी वैलेंसी तो है, OH- कितने दे रहा है वो एक्चुअल में उसकी वैलेंसी तो है। तीसरा केस है इलेक्ट्रोलाइट का, तीसरा केस किसका है, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मतलब सॉल्ट दे रखा है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब आपको क्या दे रखा है, सॉल्ट। नीचे लिख देता हूँ सॉल्ट। तो सॉल्ट में आप कंफ्यूज हो सकते हो, सिंपल सा मैं समझाने के लिए लिख देता हूँ मॉलिक्यूलर वेट, या आप इसको फॉर्मूला वेट भी कह सकते हो, क्योंकि सॉल्ट जो होता है आयनिक कंपाउंड होता है तो वहां पर मॉलिक्यूल एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन हम उसको फॉर्मूला वेट कह देते हैं। मॉलिक्यूलर वेट का मतलब भावना को समझ जाना, फॉर्मूले वेट की बात हो रही है। अब फॉर्मूला वेट मैंने लिख दिया मॉलिक्यूलर वेट, नीचे क्या आ जाएगा, टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। इसका क्या मतलब है समझाने के लिए, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा NaCl है, फिर मैंने दूसरा एग्जांपल लिया MgCl2, तीसरा मैंने लिया AlCl3, चौथा मैंने ले लिया आपके एल्यूमिनियम सल्फेट। अब होता क्या है कि अगर आप प्लस चार्ज से याद रखोगे या माइनस चार्ज से याद रखोगे तो आपके कंफ्यूज होने की संभावना है। कैसे संभावना है कि जैसे मैंने कहा ये Na+ और ये Cl-। यहाँ तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्यों, क्योंकि प्लस पे भी वही चार्ज है, माइनस पे भी वही चार्ज है, दोनों पे चार्ज है 1, तो आपके लिए वैलेंसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। अब मैग्नीशियम क्लोराइड की बात मैं करूंगा तो यहाँ पर आप मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे लिखोगे, Mg2+ + 2 Cl-। अब यहाँ पर अगर आप Mg को देखोगे तो आप चार्ज लोगे 2, तो वैलेंसी 2 लिख सकते हो, लेकिन क्लोरीन को आप देखोगे तो उस पर आपको -1 दिखेगा। अब फिर आप इसको कंसिडर करोगे, 2 को नहीं करोगे, वो आप पे डिपेंड करता है। तो वहां पर आपके कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई मैग्नीशियम जो है उस पर चार्ज +2 है,
क्लोरीन पे कितना माइनस। तो अगर मान लो आपने इसमें मैग्नीशियम पे भी मान लिया तो +2 कह दोगे, क्लोरीन पे माना तो आप -1 भी कह सकते हो, -2 भी कह सकते हो। ऐसी एल्यूमिनियम क्लोराइड है Al3+ 3Cl-। एल्यूमिनियम को कंसिडर करोगे तो +3 कर लोगे, और क्लोरीन को करोगे तो -1 भी कर सकते हो और -3 भी कर सकते हो मल्टीप्लाई करने के बाद। तो यहाँ तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो भाई, जिस आयन पे ज्यादा चार्ज है वो आपने मान लिया कि भाई यहाँ पर 1 है दोनों पे तो 1 मान लिया, यहाँ पर मैग्नीशियम में 2 है 2 मान लिया, एल्यूमिनियम पे 3 है 3 मान लिया। लेकिन एल्यूमिनियम सल्फेट के केस में क्या है, 2 एल्यूमिनियम बनेंगे और 3 सल्फेट बनेंगे। तो उस केस में या तो आप +3 मान लोगे या +2 मान लोगे। आपको सिंपल सा ध्यान रखना है, टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज दोनों की वैल्यू बराबर आएगी। अब यहाँ पर प्लस कितना है 1, यहाँ पर माइनस कितना है 1। प्लस की बात करें तो 2 + 1 ही आयन में आ गए 2, और यहाँ पर एक आयन में 1 माइनस है, लेकिन टोटल कितने हैं 2, तो 2 माइनस हो गए। ठीक है, यहाँ पर एल्यूमिनियम अकेला +3 है, एक क्लोरीन में -1 है, 3 पे कितने हो गए -3 हो गए। अब यहाँ पर टोटल प्लस कितने हैं 3 दूनी 6, टोटल माइनस कितने हैं 2 × 6 6। तो यहाँ पर जब मैं इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा हूँ तो एक जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रोलाइट का उसमें टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव कितने वो नीचे आ जाएंगे, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एक आयन के चार्ज की जरूरत नहीं है, पूरा फॉर्मूला देखो, उस पूरे फॉर्मूले को जब तोड़ोगे तो टोटल माइनस निकालो टोटल प्लस निकालो, दोनों की वैल्यू बराबर आनी चाहिए, वो नीचे आ जाएगा। इसके अलावा एक फॉर्मूला और होता है कि आपके रिडॉक्स की बात करें, जब जैसे मान लो कोई रिएक्शन दे रखी है रिडॉक्स रिएक्शन, उसके केस में आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो वहां पर आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड, मॉलिक्यूलर वेट, फॉर्मूला वेट, आयनिक वेट, जो भी स्पीशीज आपको दे रखी है, डिवाइडेड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब उस आयन की, उस स्पीशीज की ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या चेंज आ रहा है वो आपके नीचे आ जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है इससे आपको एक चीज पता चलती है कि इक्विवेलेंट वेट हमेशा फिक्स नहीं होता है, वो वेरी कर सकता है कंडीशन पे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा मैंगनीज है +7 में, ये कन्वर्ट हुआ एक तो मैंगनीज +5 में, ठीक है 5+, इसको 7+ आप कह सकते हो। ठीक है, इसको आप क्या कह सकते हो मैंगनीज 7+, ये मैंने 7+ कह दिया। दूसरी कंडीशन क्या है, ये मैंने कहा मैंगनीज है 7+ और ये कन्वर्ट हो गया किसमें मैंगनीज 2+ में। अब जब आप इस केस में निकालोगे तो यहाँ पर जो वैलेंसी आएगी या जो नीचे जो आपके डिनोमिनेटर आएगा जिससे आप डिवाइड करोगे वो कितना आएगा +7 और +5, कितना डिफरेंस है ऑक्सीडेशन स्टेट में 2 का। तो यहाँ पर आप मॉलिक्यूलर वेट को 2 से भाग दोगे, यहाँ पर +7 से +2 आ रहा है, कितना अंतर है 5 का, तो यहाँ पर आप मॉलिक्यूलर वेट को या आयनिक वेट जो भी आप लोगे उसको 5 से भाग दोगे। तो यहाँ पर क्या है कि इक्विवेलेंट वेट की वैल्यू फिक्स नहीं होती है। तो हमने क्या करा, अलग अलग केस में एलिमेंटल फॉर्म में मैंने आपको बता दिया, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया क्योंकि कई बार ऑक्सीजन गैस आती है तो वो भी आपको फिर कंफ्यूजन हो जाता है, भाई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का तो मैं 8 और 8 16 मान लूँ, वो 8 ही होता है। ठीक है, उसके अलावा जितने भी आपके फॉर्म है, एसिड फॉर्म है, बेस फॉर्म है, सॉल्ट फॉर्म है या फिर आपके रिडॉक्स फॉर्म है, उसमें आपके इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालना है। बेसिक क्या है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। एसिड है तो H+, बेस है तो OH-, सॉल्ट है तो जितने आपके प्लस है एक फॉर्मूले में या माइनस है वो आपके आगे, और रिडॉक्स है तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं वो आ जाए। अब हमने इक्विवेलेंट वेट निकालना सीख लिया। अब देखिए मॉलिक्यूलर वेट तो हमको निकालना बहुत आसान था हमारे लिए, क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट में जो फॉर्मूला दे रखा है उसके अकॉर्डिंग जितने एटम दे रखे हैं डिफरेंट तरीके, उन सबका जो है मास जोड़ लीजिए, वो आपके मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। लेकिन इक्विवेलेंट वेट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो इक्विवेलेंट वेट जो है हमने क्या करा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी कर दिया। अब जैसे आपके नंबर ऑफ मोल्स होता है वैसे आपके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है। तो अगर मैं उसको ई से रिप्रेजेंट करूं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को, तो जो फॉर्मूला आपके नंबर ऑफ मोल्स था उसी से रिलेटेड है। जैसे नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या था, वेट इन ग्राम अपन मॉलिक्यूलर वेट, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है, वेट इन ग्राम अपन इक्विवेलेंट वेट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या हो गया, वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो अब अगर आपको इक्विवेलेंट वेट पता है तो आप जो है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आसानी से निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गई। अब इसी फॉर्मूले को मैं थोड़ा और चेंज करूं तो मैंने क्या करा कि ऊपर वाला फॉर्मूला सेम रखा, वेट इन ग्राम, तो मैंने कहा वेट इन ग्राम, ये मैंने एज इट इज रख दिया, अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट था क्या, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी, तो ये मैंने कहा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी, वैलेंसी मैंने क्या कर दी ऊपर कर दी। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी, क्योंकि इसके नीचे था तो वो ऊपर चला गया। अब ये जो है वेट इन ग्राम अपन मॉलिक्यूलर वेट एक्चुअल में है क्या, नंबर ऑफ मोल्स है, तो मैंने नंबर ऑफ मोल्स को लिख दिया n और यहाँ क्या लिख दिया इनटू वैलेंसी। इसका मतलब क्या हुआ
इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके इक्विवेलेंट वेट था वो या तो मॉलिक्यूलर वेट से बराबर आ सकता है या उससे कम आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं आ सकता। लेकिन जब मैं ग्राम इक्विवेलेंट की बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की, तो वो जो है आपके नंबर मोल्स के या तो बराबर आएंगे क्योंकि वैलेंसी एक होगी, या उससे ज्यादा आएंगे। तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है वो या तो ज्यादा आएंगे या बराबर आएंगे, किससे? नंबर ऑफ मोल से। और जो आपके इक्विवेलेंट वेट है वो या तो लेस देन आएगा या बराबर आएगा, किससे? मॉलिक्यूलर वेट से। ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो आपको फॉर्मूला समझने में या उसको करेक्ट करने में याद आएंगी या हेल्प करेंगी। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम मैथमेटिकली फॉर्मूला करते हैं, याद करते हैं, लेकिन उसको इमेजिन नहीं करते। तो कई बार क्या होता है, लिखने में गलती हो जाती है, सॉल्व करने में गलती हो जाती है। लेकिन ये छोटे छोटे से क्रॉस चेक हैं जो आपको हेल्प करेंगे। तो ये आपने क्या निकाल लिया? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो ये आपका इतना काम हो गया। क्यों? क्योंकि हमको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना सीखना था। तो एक तो हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है जिसका हमने फॉर्मूला पढ़ लिया, एक हमको निकालना है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। क्योंकि जब हम सॉल्यूशन में डिफरेंट कंसंट्रेशन यूनिट पढ़ेंगे तो वहां पर आपको नंबर ऑफ मोल्स की भी जरूरत पड़ेगी और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब मैंने आपको क्या कहा कि भाई नंबर ऑफ मोल्स का हमको कंसेप्ट समझ में आ गया। जब हमको मोल्स का कंसेप्ट समझ में आ गया था, हमने इतना पढ़ लिया था, तो फिर हमको ग्राम इक्विवेलेंट के कंसेप्ट की जरूरत क्यों पड़ी? भाई मोल से काम क्यों नहीं चला? तो वो मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जाम्पल से। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? जैसे मैंने कहा हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, ये थोड़ा आसान है। तो मैंने क्या कहा, HCl प्लस NaOH ये अभिक्रिया कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं? NaCl प्लस H2O। ठीक है, अब यहां पर जब आप इसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट देखेंगे तो ये एक एक आ रहे हैं, एक 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 सबके एक एक आ रहे हैं। तो यहां पर हमने क्या कहा कि 1 मोल HCl का अभिक्रिया कर रहा है 1 मोल NaOH से। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मोल HCl को 1 मोल NaOH उदासीन कर रहा है, या इसको उल्टा भी आप कह सकते हो। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल और क्षार का जो प्रभाव है वो नेग्लेक्ट हो जाता है, नल आउट हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो 1 मोल एसिड ने 1 मोल क्षार से अभिक्रिया करी और सॉल्ट बना लिया और वाटर बना लिया। तो यहाँ पर ये हमने क्या कहा, दोनों बराबर मात्रा में काम आ गए इन द सेंस ऑफ मोल, कि भाई इसका भी 1 मोल और इसका भी 1 मोल। अब यहाँ पर मैं एग्जाम्पल चेंज कर देता हूँ। मैंने एसिड ले लिया H2SO4, ठीक है, और बेस ले लिया आपके NaOH, और यहां पर सॉल्ट बनेगा सोडियम सल्फेट और साथ में बनेगा वाटर। अब जब आप रिएक्शन को देखोगे तो आप रिएक्शन देख रहे हो, ये H2SO4 है, हाइड्रोजन कितने? 2, और ये NaOH है। अब यहां पर जब आप रिएक्शन को बैलेंस करने की सोचोगे तो आप ये देखोगे कि भाई जो फॉर्मूले में सोडियम सल्फेट है उसमें 2 सोडियम आ रहे हैं। तो जब आप इसको बैलेंस करोगे तो एक्चुअल में यहाँ 2 आ जाएगा। तो H2SO4 प्लस 2 NaOH गिव्स Na2SO4 प्लस H2। अब हाइड्रोजन जो है वो आपके कितने हो जाएंगे? 2 OH है और 2 H हो गए तो ये 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब जब आप इसको इन द सेंस ऑफ मोल बताओगे रिएक्शन को, तो एसिड का 1 मोल बेस के कितने मोल से अभिक्रिया कर रहा है? 2 मोल से अभिक्रिया कर रहा है। इसका मतलब अगर आप कोई लॉ बनाना चाह रहे थे, क्या बनाना चाह रहे थे कि एक रिएक्टेंट जितने मोल रिएक्ट करेगा दूसरा रिएक्टेंट भी उतने मोल रिएक्शन करेगा, या 2 रिएक्टेंट है या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट है तो बराबर मात्रा में वो रिएक्ट करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। ये हम नियम बनाना चाह रहे थे लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हम क्या चाह रहे थे कि जितने मोल एसिड है उतने ही मोल बेस रिएक्ट करे। तो यहाँ तो ये लागू हो गया लेकिन ये यहाँ लागू नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एसिड के मोल अलग आ गए, बेस के अलग आ गए। अब ऐसे ही आप चाहते, मैंने यहाँ पर एसिड चेंज करा है, आप चाहते तो बेस चेंज कर लेते। अब यहाँ पर हम ये चाह रहे हैं कि भाई जब भी हम रिएक्शन कराएं तो दोनों की मात्रा बराबर आए। तो इसलिए हम क्या करें, तो हमने नया कंसेप्ट लेके आए इक्विवेलेंट का। मोल हटा के हम क्या लेके आए? इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट में हुआ क्या, अब ये मोल का कंसेप्ट मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं इक्विवेलेंट की बात करता हूँ। ठीक है, मोल की बात नहीं कर रहे, इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं। अब चलो मोल भी लिख देता हूँ, इक्विवेलेंट की बात करेंगे। HCl के नंबर ऑफ मोल्स 1 है और NaOH के नंबर ऑफ मोल्स 1 है। अब मैं अगर HCl के ग्राम इक्विवेलेंट निकालूं, HCl के क्या निकालूं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जब HCl के निकालूंगा तो वो क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी। क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी। और एसिड के केस में वैलेंसी का मतलब क्या है? H प्लस। तो यहां इसकी वैलेंसी कितनी है? 1 है। तो ग्राम इक्विवेलेंट की संख्या उसके मोल की संख्या के बराबर आ जाएगी, मतलब 1 आ जाएगी। तो यहाँ पर HCl के केस में नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की संख्या बराबर आ रही है। सेम NaOH के केस में आएगा, वैलेंसी 1 है। तो NaOH के केस में भी उसकी ग्राम इक्विवेलेंट की संख्या कितनी आ गई? 1। इसका मतलब NaOH और HCl के केस में क्या हुआ?
जितने मोल की संख्या है उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट की संख्या है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक वैलेंसी की संख्या, अगर वैलेंसी की वैल्यू 1 है तो नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या आएंगे, बराबर आएंगे। तो ये तो ऊपर हो गया। अब नीचे के केस में बात करें तो इसके मोल की संख्या कितनी है, 1, और इसके मोल की संख्या कितनी है, 2। ठीक है। अब यहां पर अगर मुझे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अगर मैं H2SO4 के केस में निकालूं तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी। अब H2SO4 के केस में वैलेंसी कितनी है, 2, क्योंकि 2H+ दे रहा है। तो यहां पर जब मैं इसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालूंगा तो वैलेंसी 2 होने की वजह से इसके ग्राम इक्विवेलेंट की संख्या आ गई 2। और NaOH जो है उसके मोल कितने हैं, 2 हैं, क्योंकि एक ये तो 1 मोल है, 2 लिखा हुआ है तो 2 मोल है। और वैलेंसी कितनी है, 1। इसका मतलब इसके ग्राम इक्विवेलेंट कितने हैं, यहाँ लिख देता हूँ 2। तो अब दोनों के केस में ऊपर इसका ग्राम इक्विवेलेंट 1 और इसका ग्राम इक्विवेलेंट 1, मतलब 1 ग्राम इक्विवेलेंट ने 1 ग्राम इक्विवेलेंट से अभी क्या रही। नीचे वाले एग्जांपल में क्या आ रहा है कि H2SO4 के ग्राम इक्विवेलेंट की संख्या कितनी है, 2, और NaOH की ग्राम इक्विवेलेंट की संख्या कितनी है, 2। मतलब इस केस में भी ग्राम इक्विवेलेंट कितने हुए, 2 ने 2 से अभिक्रिया करी। तो ग्राम इक्विवेलेंट का कंसेप्ट इसलिए आया कि जब आप रिएक्शन कराओगे तो एक नियम क्या है कि एक रिएक्टेंट जितने ग्राम इक्विवेलेंट लोगे दूसरा रिएक्टेंट भी उतने ग्राम इक्विवेलेंट होगा। तो जैसे आप एक पढ़ते हो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का जो डेटा आता है वो इस बेस पर डिपेंड करता है कि आपके दोनों 1-1 ग्राम इक्विवेलेंट होने चाहिए। उस बेस पे आप क्या करते हो, डेटा डिसाइड करते हो, वरना फिर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो आप जब केमिकल रिएक्शन लिखते हो तो वहां पर आपके एक नियम है कि जितने ग्राम इक्विवेलेंट आप एक के लोगे दूसरे के ग्राम इक्विवेलेंट भी उतने ही आएंगे। ठीक है। दूसरा एग्जांपल अगर मैं लूं, जैसे मान लीजिए मैंने कहा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स H2O। ठीक है। अब इस रिएक्शन को मैं बैलेंस करूं तो यहां पर आपके आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 2। अब अगर आप इसको मोल के सेंस में देखोगे तो ये कितने मोल हो गए, 2, ये कितने मोल हो गए, 1। तो मोल के सेंस में तो रिएक्शन में क्या हो रहा है, डिफरेंट मोल रिएक्शन कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं ग्राम इक्विवेलेंट की बात करूं तो यहां पर आप इसको अगर मैं वेट के फॉर्म में कहूं तो ये 4 ग्राम है और ये कितना है, 16 दूनी 32 ग्राम। ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट के अगर मैं बात करूं तो इसका मॉलिक्यूलर वेट 2 है, 2 दूनी 4, और ये 16 है तो 16 दूनी 32 ग्राम हो गया। ये रिएक्शन कर रहे हैं। अब आप इसको ऐसे समझो कि भाई इसका वेट 4 है और इसका वेट 32 है, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 2, 4/2, 2 आ गए, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 32, तो ये 1 आ गया। लेकिन जब मैं ग्राम इक्विवेलेंट निकालूंगा तो हाइड्रोजन का जो तुल्यांकी भार है वो कितना है, 1। तो जब आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है तो क्या हो जाएगा, वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। हाइड्रोजन का ग्राम तुल्यांकी कितना है, 1, तो ये आपके आ जाएंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 4। क्यों, क्योंकि आपके जो आपके वेट इन ग्राम है वो 4 है और आपके इक्विवेलेंट वेट हाइड्रोजन का 1 होता है। और ऑक्सीजन का मैंने आपको बताया चाहे एटम दे रखा चाहे मॉलिक्यूल दे रखा, आपको क्या मानना है, 8 मानना है। तो यहाँ पर जब आप इसके ग्राम इक्विवेलेंट निकालोगे तो वेट इन ग्राम कितना है, 32, और इक्विवेलेंट वेट कितना है, 8। तो 32/8 कितना आ जाएगा, 4। मतलब इसके 4 तुल्यांकी ने इसके 4 तुल्यांकी से अभिक्रिया करी और H2O बना लिया। तो आपके ग्राम इक्विवेलेंट का कंसेप्ट इसलिए होता है कि एक रिएक्टेंट अगर जितने ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्शन कर रहा है दूसरा भी बराबर में ही होगा। ये 4 है तो ये 4 होगा, ये 2 है तो ये 2 होगा। तो ये आपके मोल कंसेप्ट पूरा हो गया। ठीक है। इसमें आपने बेसिकली जो मेन जो फंडामेंटल्स है वो सीखे, वो ये सीखे नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालने और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालने। ये 2 चीज आपके काम आएगी सॉल्यूशन में और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।